जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इतिहास के क्रम में प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की बात की, मौर्य साम्राज्य और उसके प्रशासन की बात की। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था मैंने आपको अच्छे से बता दिया, वो केंद्रीकरण पर आधारित था। तो बात की मौर्य साम्राज्य की, उसके बाद हमने तुरंत बाद देखिए मौर्य साम्राज्य के तुरंत बाद उससे संबंधित मुख्य प्रश्नों की भी बात कर ली, यानी कि मौर्य प्रशासन और मौर्य काल, इनसे जो बड़े और अच्छे क्वेश्चन बनते थे जिनके बारे में भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है, उन सब के बारे में हमने बात कर ली। आपको वीडियो पसंद आए होंगे, आपने उन पर लाइक किया होगा, कमेंट भी किया होगा। और अभी भी अगर आप हमारे चैनल CMI पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, जिससे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। देखिए, गुप्त साम्राज्य की बात करना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है कि गुप्त साम्राज्य को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का, या आप कहें प्राचीन भारत का, या भारत का स्वर्ण युग। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग आप इसको कह दीजिए या क्लासिक युग कह दीजिए। जो गुप्तों का जो समय था, जो गुप्त एरा था, जो गुप्त पीरियड था, आप इसको स्वर्ण युग, क्लासिकल युग, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। क्यों? देखिए, आपने कह तो दिया, अब ये तो है नहीं आपका मन किया और आपने कह दिया, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो देखिए, इसको स्वर्ण युग कहने के पीछे इतिहासकार कहते हैं कि इस समय जो स्वर्ण सिक्के थे वो बहुत आयत में चलाए गए। ठीक है, हमने उनकी बात मान ली, लेकिन केवल एक ही कारण किसी भी समय को स्वर्ण युग कहने के पीछे औचित्य नहीं रखता है। तो देखिए, स्वर्ण युग क्यों हुआ? क्योंकि उस समय भारत में जो भी कोई नई बात हुई, जो भी कोई खोज हुई, जो भी कोई नई रचना हुई, कोई साहित्य का सर्जन हुआ, सबका जो संकलन है, क्या किया? संकलन। देखिए, बड़े और महत्वपूर्ण साहित्य का संकलन, और संकलन का अर्थ आप समझते हैं कि चीजों को जुटाना, और जुटाने के बाद क्या करना? लिपिबद्ध करना। क्या करना? लिपिबद्ध करना। यानी उनको क्या किया गया? इस समय में लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। तो ये तो बात हो गई एक छोटी सी उस चीज की कि कहते हैं कि गुप्तों को क्या कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग, गुप्त युग को या क्लासिकल युग भी कहते हैं। ये आपने छोटी सी एक जानकारी गुप्तों के बारे में देख ली। आज हम गुप्त साम्राज्य की राजनीति की बात करेंगे, और जब हम नया वीडियो लेके आएंगे तब आपसे गुप्तों के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। वही जैसे हमने मौर्य काल की बात की, वैसे ही हम गुप्त काल की बात करेंगे दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं गुप्तों से संबंधित कुछ बातें, कुछ इनकी जानकारियां। तो देखो दोस्तों, जो गुप्त साम्राज्य है, इसका जो संस्थापक था, कौन था इसका संस्थापक? वो संस्थापक कौन था? तो वो था आपका श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का जो आपको संस्थापक है, क्या है? संस्थापक। संस्थापक कौन है गुप्त साम्राज्य का? श्रीगुप्त। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त हो गया। यानी श्रीगुप्त नाम के व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य की क्या रखी? नींव रखी। अब लेकिन ये श्रीगुप्त जो है ना, इसने केवल गुप्तों की एक नींव रखी थी, लेकिन ये गुप्त साम्राज्य के किसी महान शासक में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक छोटे साम्राज्य की नींव रख दी, इसको साम्राज्य बनाया नहीं। एक तरीके से इन्होंने एक वंश चला दिया कि हमारा गुप्त वंश है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने जो साम्राज्य चलाया, उसकी जो राजधानी थी, वो राजधानी इन्होंने भी क्या रखी? इन्होंने भी पाटलिपुत्र राजधानी रखी। इनकी राजधानी भी क्या थी? वही पाटलिपुत्र, जो मौर्यों की थी। देखिए, शासन तो दिल्ली जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर रहता था और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बना दिया। ठीक है, उसके बाद दिल्ली ही चलती रही। फिर बाद में मुगल आगरा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, फिर अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली को ही अपना कार्य क्षेत्र बना लिया, और आज भी भारत की राजधानी दिल्ली है। तो मेनली क्या होता है कि एक जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है, उसी व्यवस्था को सब आगे चलाते जाते हैं। बस उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। पहले
हमारे यहाँ मध्यकाल में अगर हम देखें तो सुल्तान हुए, सुल्तान के बाद मुगल काल में बादशाह हुए, और बादशाहों के बाद ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने गवर्नर वायसराय रखे भारत में। मतलब उन्होंने, लेकिन ये नहीं है कि शासन का जो केंद्र था उसको चेंज नहीं किया, बस केवल मुगलों ने कुछ समय के लिए आगरा को शासन का केंद्र बनाया, बाकी दिल्ली से दिल्ली ही शासन का केंद्र चलता रहा। तो अब बात हो गई इसके संस्थापक की, इनकी राजधानी। अब बात करेंगे हम इनके राज चिन्ह की। जैसे जो राज चिन्ह मैंने आपको किसका बताया था, मौर्यों का, मौर्यों का राज चिन्ह क्या बताया था आपको, मयूर। और इनका राज चिन्ह क्या है, इनका राज चिन्ह है गरुड़। क्या है दोस्तों, गरुड़ इनका राज चिन्ह है, ठीक है। और ये जो शासक थे श्रीगुप्त, इसने क्या उपाधि ली थी, इसने महाराज की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी, महाराज की। देखिए गुप्त शासकों में एक आदत मिलेगी आपको कि ये उपाधियां लेंगे। किसकी उपाधियां लेंगे, बड़ी बड़ी उपाधियां लेंगे, महाराजाधिराज, महाराज, और ऐसी परम भट्टारक, परम भागवत, इनकी सारी जो उपाधियां हैं वो बहुत ही विशाल उपाधियां लगेंगी। ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितने बड़े साम्राज्य, कितना बड़ा व्यक्ति है। और लेकिन गुप्त साम्राज्य जो था ना, जब मैं आपको इसका प्रशासन बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि गुप्त साम्राज्य एकीकृत था ही नहीं, ये तो विखंडित था। इसके तो सामंत ज्यादा प्रभावशाली हुआ करते थे रादर देन इनके राजाओं के। लेकिन राजा बड़ी बड़ी उपाधियां क्यों लेता था, क्योंकि जब सत्ता के छोटे छोटे छोर होते हैं ना, तो किसी एक व्यक्ति को उसका बड़ा छोर बनना ही पड़ता है। तो इनका राजा ने क्या किया, अब इन छोटे सब व्यक्तियों के अगर समान रहेगा तो आपकी इज्जत नहीं होगी, इसलिए इसने बड़ी बड़ी उपाधियां ले ली कि मैं तो परम भट्टारक हूं, मैं तो अधिराज हूं, मैं तो महाराज अधिराज हूं। ये इन्होंने क्या किया, उपाधियां ली। तो बात हो गई आपके इसके संस्थापक की, इनकी राजधानी, इनका राज चिन्ह और इनके अंतिम शासक। और इनका अंतिम शासक कौन था, इनका अंतिम शासक था आपका विष्णुगुप्त। तो ये तो इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त, और ठीक है, गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़, और गुप्तों का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र। 4 क्वेश्चन सिंपल से पूछे भी जा सकते हैं, पहले तो पूछे गए, लेकिन अब शायद इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि यह है सिंपल सी जानकारी। अब बात करेंगे हम गुप्त साम्राज्य के उन महान शासकों की जिनकी वजह से इसको स्वर्ण युग भी कहा गया। देखिए इनकी क्या है, एक पूरी वंशावली है। अब उस वंशावली में से हम जो मुख्य मैंने पहले भी आपसे कहा था, मुख्य शासकों के बारे में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और मुख्य शासकों ने ही अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके बारे में उनकी जानकारी होती है। बाकी ये नहीं है कि आप आए, आप 2 दिन के लिए राजा बन गए और 2 दिन में ही आपके ऊपर प्रश्न भी बनने लग गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखिए 1 दिन के लिए राजा हुमायूं ने भिष्टी को भी बनाया था, लेकिन भिष्टी के ऊपर क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है, क्या क्वेश्चन, कि उसने कौन से सिक्के चलाए थे, चमड़े के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा उस भिष्टी के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना। बाकी था तो भारत का महाराजा ही बना ना 1 दिन के लिए, लेकिन अगर आप किसी को दिल्ली का बादशाह भी बना देते हैं तो उसमें ऐसा गुण तो होना चाहिए, ऐसा कार्य तो होना चाहिए ना, जिससे कि वो फेमस हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो बात आपके हो गई अब गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, अंतिम शासक, इनके सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए होगी। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए गुप्तों में भी एक राजा हुए जिनका क्या नाम है, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त कौन से हैं, प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, इनका जो समय है वो क्या है, 319-20 एडी से 35 एडी तक। अब मैंने पहले तो कल तक जो आपको बातें बताई थी वो बीसी की बताई थी, यानी बिफोर क्राइस्ट। देखिए मौर्य साम्राज्य जो है वो ईसा पूर्व का साम्राज्य है, और गुप्त साम्राज्य जो है ये मौर्य साम्राज्य से लगभग 500 साल बाद का है। और कैसा है ये, परवर्ती साम्राज्य, और परवर्ती में भी कैसा, जो ईसा पश्चात का साम्राज्य। इसीलिए इनके लिए क्या बनाया गया, एडी यूज किया गया है। आप इसको ईसा और इसको भी आप ईसा कह सकते हैं कि 319-20 ईस्वी 335 ईस्वी तक। तो ये तो बात हो गई चंद्रगुप्त प्रथम की। अब देखिए दोस्तों,
चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं इसको? वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने गुप्त संवत चलाया। क्या चलाया? गुप्त संवत। इसको क्या कहते हैं? वल्लभी संवत भी कहते हैं। वल्लभी संवत भी कहते हैं। और ये कब चलाया इसने? 319-20 AD से। देखिए अल-बरूनी बताता है 319 और जैन जो साहित्यकार है वो बताते हैं 320 से। इसका हमें ज्यादा इस चीज में नहीं घुसना है। आपको तो 319-20 में से जो भी दिख जाए वो ही गुप्त संवत का सही समय है। गुप्त संवत इंपॉर्टेंट इसलिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको चलाया। अब देखिए वैसे तो हिंदुस्तान में 8 प्रकार के संवत है, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट है उनमें से एक गुप्त हो गया, एक हो गया आपका शक संवत। ठीक है, शक संवत है 78 AD। ठीक है दोस्तों, जब चंद्रगुप्त सेकंड जब शकों को हराएंगे तो शक संवत चलाएंगे। ठीक है, और गुप्त संवत, शक संवत और एक आपका विक्रम संवत। विक्रम संवत और वो क्या है? 57 BC, यानी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ। और शक संवत कब शुरू हुआ? 78 AD। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो अब आज अगर आप मानना चाहेंगे विक्रम संवत क्या होगा तो आप 2020 में 57 जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा 2077। ये तो विक्रम संवत हो गया। और यहां पे आप 2020 में से 78 कम कर दो तो ये हो गया आपका 1942। देखिए शक संवत 1942 चल रहा है और विक्रम संवत क्या चल रहा है? 2077। और इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो इन दोनों को प्लस करके निकाल दिया जाएगा। ये बात हो गई आपके इन संवतों की। अब बात करते हैं हम कि ये चंद्रगुप्त प्रथम है, इसकी जो मतलब क्या कहते हैं उसको, रानी थी। तो रानी कौन थी? तो वो थी लिच्छवी मतलब इसका जो विवाह है किससे हुआ? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। और इसका जो पुत्र है वो पुत्र कौन है इसका? वो होगा गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी और सबसे बड़ा राजा, महान सम्राट चंद्रगुप्त। अब विवाह हो गया लिच्छवी कुमार देवी से और इन्होंने क्या कार्य किया? तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य में पहली बार स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया। ठीक है दोस्तों, तो अब बात हो गई आपके सामने चंद्रगुप्त प्रथम की। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के कुछ फैक्ट्स ये हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने गुप्त साम्राज्य का संस्थापक मतलब वास्तविक संस्थापक यानी गुप्त साम्राज्य जो श्रीगुप्त ने संस्थापित किया था उसको थोड़ा बड़ा बना दिया। उसको बड़ा बनाने के बाद इन्होंने गुप्त, देखिए अगर कोई राजा बड़ा हो गया तो अब वो कुछ नए कार्य करेगा और नए कार्य के उन्होंने क्या किया? गुप्त संवत, वल्लभी संवत चलाया। देखिए इसको जैन तो वल्लभी संवत कहते हैं और गुप्तों ने कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत। 319-20 AD इसका टाइम ऐसे बताया जाता है। फिर शक संवत, देखिए 3 इंपॉर्टेंट संवत है इसलिए मैंने एक साथ ही वो लिख दिए। इसने केवल ये चलाया था लेकिन ये 2 भी मैंने आपको बता दिए। एक होता है शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। बात है अब विवाह, तो विवाह इसका किससे हुआ? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। और स्वर्ण और रजत मुद्राओं का इसने क्या किया? प्रचलन करवाया। अब देखिए अगर आप ये कहें कि ये कैसे पता चलता है तो मेनली जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी है इसके बारे में पता ऐसे चलता है कि जो हम अब आगे वाला समुद्रगुप्त पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त पढ़ते समय हम प्रयाग प्रशस्ति पढ़ेंगे और प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते समय उस पर लिखा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति पे मैंने आपको मौर्यों वाले जब प्रश्नोत्तरी थी वहां भी बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति पे एक शब्द लिखा हुआ है लिच्छवी दोहित्र।
तो लिच्छवी दोहित्र हैं लिच्छवियों का क्या, दोहिता, और दोहिता क्या होता है, उनकी पुत्री का बच्चा। तो ये क्या थी, ये जो कुमार देवी है समुद्रगुप्त की माँ और चंद्रगुप्त की पत्नी है, ये कहाँ की राजकुमारी है, लिच्छवी गणराज्य की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बात करेंगे हम समुद्रगुप्त की। किसकी बात करेंगे, समुद्रगुप्त की। और देखिए जो गुप्त साम्राज्य है इसमें अनेक अच्छे महान शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हुए, ठीक है, उसके बाद हमारे समुद्रगुप्त साहब हो गए, फिर होंगे आपके क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जी, फिर होंगे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये काफ़ी अच्छे शासक होंगे, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं वो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है समुद्रगुप्त और एक होंगे हमारे क्या नाम है आपका, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो अब बात करते हैं हम समुद्रगुप्त की। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त जो हैं इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विजय इतनी की, इन्होंने आसपास के जितने भी विदेशी शासक थे उन सबको हराया। अब विदेशी शासकों से इन्होंने उपहार वसूले, उनको सम्मान देने के लिए कहा। ये सब कार्य किसने किए, समुद्रगुप्त ने किए। तो इनको विंसेंट स्मिथ ने क्या कह दिया, भारत का नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन ने भी क्या है, नेपोलियन ने भी बहुत सारे विदेशी राज्यों को हराया था और विश्व विजय के अभियान पर वो निकला था। देखिए बात यहां तक ही नहीं है, आप समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, इसके पीछे सिर्फ कारण हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि यूरोपियन जो साहित्य है उसमें ऐसा लिखा गया है। बाकी समुद्रगुप्त और आपके क्या नाम है नेपोलियन में लगभग 1500 साल के करीब का जब अंतर होता है, और उसने वो काम बाद में किया है, इन्होंने तो वो काम बहुत पहले ही कर दिया था। लेकिन हम साहित्य किसके हिसाब से पढ़ते हैं, यूरोपियंस के हिसाब से, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कह दिया। अनलेस नेपोलियन को मतलब क्या नाम, फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था, फ्रांस का समुद्रगुप्त। क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो विजय किए ना वो इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। क्या किसी ने भी इस प्रकार की विजय अभियान नहीं किए। समुद्रगुप्त के बराबर के विजय अभियान करने के लिए कुछ हद तक अलाउद्दीन खिलजी भी फेमस है, लेकिन वो मध्यकाल में आएंगे तब हम उनकी बात करेंगे। तो समुद्रगुप्त का जो समय है वो लगभग 40 वर्षों का समय है, 335 AD से 375 AD तक। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई समुद्रगुप्त के समय की बात। अब बात करते हैं कि समुद्रगुप्त की जानकारी आपको कहां से मिलती है। समुद्रगुप्त की जानकारी, इसके दो सबसे बड़े स्रोत हैं, क्योंकि आप साहित्यिक स्रोत से भले ही से कितनी जानकारी ले लें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है समुद्रगुप्त की जानकारी के, वो है एक तो आपका प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, और एक है इसके सिक्के, यानी समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए। और सिक्के भी कैसे हैं, ये हैं वीणा वादन करते हुए। इन पे क्या है, एक राजा है और राजा क्या कर रहा है, वीणा वादन कर रहा है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये देखिए प्रयाग यानी ये वो ही है जो प्रयाग और कौशाम्बी अभिलेख मैंने बताया था ना, ये वही प्रयाग प्रशस्ति है जो कौशाम्बी से कहां पे लाके रख दिया, प्रयाग में रख दिया। अब ये प्रयाग जो प्रशस्ति है, इस पे देखिए क्या क्या है। तो इसका रचयिता तो कौन है कि भाई ये जो समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति, इसकी प्रशंसा में कुछ बातें लिखी हैं, किसने लिखी हैं, ये लिखी हैं इसके अधिकारी हरिशेन ने। अब देखिए हरिशेन के बारे में भी बहुत से फैक्ट हैं जिनकी बातें हम आगे करेंगे जब इनका प्रशासन देखेंगे, कि हरिशेन समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहक, कुमारामात्य और महादंड नायक, इसके पास 3-3 पद हुआ करते थे। हम प्रशासन में वो बातें कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता। इसकी स्थापना किसने करवाई, तिलभटकेन ने, ठीक है दोस्तों। ये हो गई आपके प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना तिलभटकेन ने करवाई। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, जो सारी बातें यहाँ पे करना जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या बताया गया, महान संगीतज्ञ बताया। क्या गया बताया, महान संगीतज्ञ बताया। और संगीतज्ञ क्यों बताया गया, क्योंकि समुद्रगुप्त के सिक्के कैसे हैं, वीणा वादन करते हो, तो दोनों जगह क्या है, बात मैच हो रही है।
दूसरा, समुद्रगुप्त को देवताओं से महान, जैसे कुबेर, वरुण, यम, इन देवताओं से भी महान बता दिया। समुद्रगुप्त को क्या कह दिया कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 4 समुद्रों का पानी पीता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी हुई बातें हैं। अब जो समुद्रगुप्त है इसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति हो गई। अब इसके साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार की देखिए, इसने प्रयाग प्रशस्ति तो लिखवाई लेकिन कुछ तो काम किया होगा ना, कि इससे पता चले साम्राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर किया। देखिए पहला वो है ये जो साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, साम्राज्य को बढ़ा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते, लेकिन उसने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। अब ये क्या है, ये साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, कहां से, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन संचार साधन व प्रशासनिक असुविधा, तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या है, इसने उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, और इनको प्रशासनिक असुविधा के कारण साम्राज्य में नहीं मिलाया, मतलब जीतता गया और छोड़ता गया। समुद्रगुप्त ने मतलब क्या देखा कि हमारे पास इतने अच्छे संचार के साधन डेवलप नहीं है, ठीक है, और संचार के साधन डेवलप नहीं है, इसके अलावा क्या नहीं है, दूसरा कि प्रशासनिक असुविधा हो जाएगी। आप दिल्ली में रह करके, उत्तर में रह करके, देखिए आज के समय में प्रशासन चलाना आसान है क्योंकि संचार इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन आप दिल्ली में रह करके, आप पटना में, मतलब ये तो चलो पाटलिपुत्र पटना में रह रहे हैं, आप बिहार में रह करके तमिलनाडु का शासन उस समय की स्थितियों के अनुसार चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता आपके लिए, तो इसने नहीं चलाया। और उनसे क्या करवाया, ग्रहण मोक्षानुग्रहण, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये नीति अपनाई। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे एक बात कह दी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। इसमें 3 शब्द हैं आपके सामने, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। तो ये नीति इसने अपना ली। देखिए इसी नीति को मैं बता रहा हूं आपको, संधि को संधि विच्छेद करके समझा रहा हूं। ग्रहण यानी इनसे क्या किया, धन लिया। इन जो राज्य थे ये दक्षिण के, इनसे क्या ले लिया समुद्रगुप्त ने, धन ले लिया। धन लेने से समुद्रगुप्त क्या कर पाएगा, अपने राज्य को आर्थिक हालात उसके और बेहतर बना पाएगा, और साथ में जो अपनी सेना है, सेना का क्या कर पाएगा, विस्तार कर पाएगा। मोक्ष यानी इनको क्या किया, इनका राज्य वापस लौटा दिया, राज्य वापस लौटा दिया। समुद्रगुप्त ने क्या किया, इनका राज्य इनको वापस लौटा दिया। देखिए किसी को मोक्ष दे देना, मोक्ष का मतलब क्या होता है कि उसे बंदी से छोड़ देना, जो आपने उसको बंधनों में बांधा है आपने उसको छोड़ दिया। और अनुग्रह की नीति अपनाई। देखिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, अनुग्रह मतलब कि वो राजा की सेवा में, राजा की सेवा या राजा का आशीर्वाद, राजा का आशीर्वाद मतलब उन पर क्या है, अनुग्रह कर दिया। उनको कहा कि तथास्तु, आपका राज्य आपके हाथ में, आप इसका क्या कीजिए, शासन कीजिए इस राज्य पर। तो ये तो बात किसकी हो गई, दक्कन के राज्यों की। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब दक्कन के राज्यों की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे सीमावर्ती जो राज्य हैं उनकी, कि समुद्रगुप्त ने अपने जो सीमावर्ती राज्य थे, जो इसके आसपास के अन्य राज्य थे, उनके बारे में क्या नीति अपनाई। तो ये सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। अब सीमावर्ती राज्य जो थे उनके पास क्या नीति अपनाई, तो उनके खिलाफ नीति अपनाई इसने सीमावर्ती राज्यों के खिलाफ सर्व कर दानाज्ञाकरण, सर्व कर दानाज्ञाकरण
प्रणामागमन, प्रणामागमन, ये नीति अपनाई इसने। इनके सीमावर्ती राज्यों के प्रतिनीति, सीमावर्ती राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई, देखिए पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने दक्कन के राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई, तो नीति अपनाई ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की। मतलब उनसे क्या किया, धन ले लिया, उनका राज्य उनको ऐसे कैसे दे दिया और उन पर क्या कर दिया, हमेशा के लिए आशीर्वाद रख दिया। अब सीमावर्ती राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई, सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन, मतलब वो सब अपने हाथों को जोड़कर, सर्व कर यानी अपने हाथों को जोड़ करके दान और आज्ञा, मतलब राजा से क्या मांगेंगे, दान मांगेंगे उनके जीवन का। इसका अर्थ जो है वो ये है कि आप आएंगे राजा के दरबार में, राजा को प्रणाम करेंगे, प्रणाम भी कैसे, हाथ जोड़ करके, यानी आगमन पर आप क्या करेंगे, जैसे ही राजा आएगा राजा को प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके और कैसे करेंगे, हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आप उससे दान लेंगे, मतलब राजा के लिए आप क्या करेंगे, भेंट चढ़ाएंगे और राजा आपको अभय दान देगा, यानी जीवन का दान देगा और उसकी आज्ञाओं का आप क्या करेंगे, पालन करेंगे। ये हो गया सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणागमन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या है कि जो विदेशी राज्य थे, क्या है, विदेशी राज्य, विदेशी राज्यों के प्रति क्या थी इसकी जो नीति थी वो हम देख लेते हैं। अब विदेशी राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने क्या नीति अपनाई, तो विदेशी राज्य कौन कौन से थे आपके, कुषाण थे, एक तो शक थे उस समय, मुरुंड थे, कुषाण, शक, मुरुंड, सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका, जो ये विदेशी राज्य थे, इनके प्रति कौन सी नीति है, तो इनके प्रति क्या है कि उपहार देना, ये क्या करेंगे, उपहार देंगे, उपहार देना, ठीक है, सेवा में उपस्थित रहना, सेवा में उपस्थित रहना, ये क्या करेंगे, समुद्रगुप्त को उपहार देंगे, सेवा में उपस्थित रहेंगे और गरुड़ चिन्ह अंकन, गरुड़ चिन्ह अंकन एवं राज आज्ञा, क्या, राज आज्ञा मानने का आदेश, मानने का आदेश दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों को क्या कहा कि आप आएंगे, हमें उपहार देंगे, हम आपके राज्य पर अधिकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो अभय दान दे रहे हैं वो किस उपलक्ष्य में दे रहे हैं कि आप आएंगे, उपहार देंगे, हमेशा हमारी सेवा में उपस्थित रहेंगे, मतलब आपको दरबार में भी उपस्थित रहना होगा, राजा की सेवा करनी होगी, और साथ में जब आप अपने राज्य का जो राजकीय चिन्ह होगा उस पर पहले गरुड़ चिन्ह अंकन करेंगे कि आप किसके सानिध्य में हो, समुद्रगुप्त के सानिध्य में, क्योंकि इनका राजकीय चिन्ह मैंने बताया आपको गरुड़ था, और राजाज्ञा माननी होगी, यानी समुद्रगुप्त ने जो भी कोई आदेश दिया, जो भी मान लीजिए कहीं पर भी कोई अभिलेख लिखवाया और उसमें राजाज्ञाएं लिखवाई, उन सबको मानना होगा, किन्हें, इन विदेशी शासकों को। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम विदेशी शासकों की हो गई। अब वही बात कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है, नेपोलियन, किस वजह से, साम्राज्य विस्तार और अनेकों विजय की वजह से। तो कहा किसने है वो आप देख लीजिए बस, विंसेंट स्मिथ ने, किसने, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, किसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन, ये किसने कह दिया, विंसेंट स्मिथ ने। स्मिथ ने अपने जो यूरोप में देखा कि हमारे यहाँ तो नेपोलियन ने ही इतना बड़ा कार्य किया था, जब उसने भारत का साहित्य पढ़ा तो उसने समुद्रगुप्त को भी क्या कह दिया, भारत का नेपोलियन कह दिया। अब देखिए, जो मैंने आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी कुछ बातें बताई थी कि प्रयाग प्रशस्ति में जो है आपकी प्रयाग प्रशस्ति, उसमें क्या किया गया, समुद्रगुप्त को
समुद्रगुप्त को नारद एवं तुंबरू के समान, नारद एवं तुंबरू के समान महान वीणावादक या महान संगीतज्ञ भी बताया है। ठीक है, और इसके जो सिक्के थे वो क्या है, इसका सबूत भी है। अब देखिए जो समुद्रगुप्त है ये किसके अनुसार शासन चलाता था, आपके वैदिक धर्म अनुसार शासन। देखिए जैसे मौर्यों ने बौद्ध धर्म को परिचय दिया था, वैसे ही गुप्तों ने वैदिक धर्म को परिचय दिया था। वरना मौर्य काल में तो वैदिक धर्म की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग जब ब्राह्मण धर्म का व्यक्ति भारत का राजा, उस समय के हिंदुस्तान का सम्राट बना, तो उसने क्या किया, वैदिक धर्म का उत्थान किया और बौद्ध धर्म का जितना हो सका अवसान किया पुष्यमित्र शुंग ने। और उसी के आधार पर धीरे धीरे आगे चल के वैदिक धर्म पॉपुलर होता गया और समुद्रगुप्त ने भी वैदिक धर्म को आश्रय दिया और वैदिक धर्म के अनुसार क्या किया, शासन चलाया। शासन चलाया इसने वैदिक धर्म के अनुसार। और इसको वैदिक धर्म में क्या कहते हैं, मतलब वैदिक धर्म में समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर, धर्म की प्राचीर कहते हैं। समुद्रगुप्त को वैदिक धर्म में क्या कहते हैं, धर्म की प्राचीर। अब देखिए समुद्रगुप्त ने क्या कराए थे, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो वो कहां कहां से मिलती है इसकी जानकारी, इसके भिलसद अभिलेख, भिलसद अभिलेख जो गुप्तों के अभिलेख हैं उसमें एक तो भिलसद अभिलेख है, दूसरा है इसके सिक्के, ठीक है, एक आपका पूना ताम्रपत्र अभिलेख, ये किसने लिखवाया था, प्रभावती गुप्ता ने। ये जब साहित्य के अभिलेख या स्रोतों की बात करेंगे तब हम बात करेंगे। एक है इनका भीतरी अभिलेख, भीतरी एक जगह है, वहां से क्या मिला, इनका स्तंभ अभिलेख मिला है। तो इन सब में तो क्या है, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है। ठीक है, और अश्वमेध, देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहां मिलती है, पूछा जाता है अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहां नहीं मिलती है। समुद्रगुप्त के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहां नहीं मिलती है। जब आप प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो देखेंगे तब आप इसको जानेंगे कि किसकी जानकारी, सॉरी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहां नहीं मिलती है। तो वो नहीं मिलती है आपको प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञों की जानकारी नहीं मिलती है। तो ये आपके सामने समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उनकी हम बात करते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उन्होंने किसकी उपाधि ली, एक तो विक्रमादित्य की उपाधि ली, एक उपाधि ली उन्होंने किसकी, एक उपाधि ली उन्होंने शकारी की, किसकी ली, शक आरी की। चंद्रगुप्त द्वितीय और उपाधि इनकी क्या थी, विक्रमादित्य, विक्रम और आदित्य। 375 से 412 एडी, 375 से 412 एडी इनका टाइम है, शासन का टाइम। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था कुबेर नागा। पत्नी का क्या नाम हुआ, कुबेर नागा। ये नागवंश की कन्या थी कुबेर नागा। ठीक है, इसकी जो पुत्री है, पुत्री, उसका नाम क्या है, प्रभावती, प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता ने क्या लिखाया था, मैंने अभी बताया था आपको, पूना ताम्रपत्र लेख। ठीक है, ये तो प्रभावती गुप्ता का हो गया। अब जो प्रभावती गुप्ता है इसका विवाह वाकाटक नरेश, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कई बार पूछा है कि प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, पहले कई बार पूछा पुत्री किसकी थी, कई बार पूछा है कि उसका विवाह किससे हुआ। तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से, रुद्रसेन सेकंड से, जो वाकाटक वंश के राजा थे रुद्रसेन सेकंड, उससे क्या हुआ, प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ। अब देखिए इसने क्या किया, इसने शक शासक, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह थर्ड,
क्या नाम है? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह थर्ड को हराकर क्या उपाधि ली? शकारी की उपाधि। शकारी की उपाधि। देखिए हिंदी में आप पढ़ते हैं आर्य यानी दुश्मन, यानी शकों का क्या है? ये दुश्मन है। और ये जानकारी कहां से मिलती है? ये जानकारी इसके वही मेहरौली स्तंभ अभिलेख से। नेक्स्ट क्या है? मेहरौली स्तंभ अभिलेख। मेहरौली कहां पे है? मेहरौली आपके दिल्ली में। मेहरौली स्तंभ अभिलेख से वाहलिको पर विजय की क्या मिलती है? जानकारी। वाहलिकों पर क्या है? विजय की जानकारी मिलती है। और ये जो मेहरौली स्तंभ अभिलेख है यही क्या बताता है कि इसका जो प्रभाव है, किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का प्रभाव कहां पे है? दक्षिण भारत प्लस बंगाल। दक्षिण भारत और बंगाल तक क्या है इसका प्रभाव है। अब ये जो है ये किस धर्म का शासक था? तो ये वैष्णव प्लस भागवत धर्म का अनुयायी। वैष्णव प्लस भागवत धर्म का अनुयायी। लेकिन ये दोनों होते हुए भी ये क्या था? धर्म सहिष्णु। धर्म सहिष्णु शासक था। तो ये तो हो गया आपका चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बारे में कुछ बातें। स्क्रीनशॉट लें एक बार। अब बात है आपके आगे, हम बात करेंगे कि ये क्या था। ये मतलब मैंने आपको बता दिया कि धर्म सहिष्णु शासक था। अब ये स्वयं क्या था? स्वयं देखिए विद्वान था। क्या था ये? एक विद्वान था। और ये धर्म सहिष्णु शासक था। इस बात की हमें पुष्टि कैसे होती है? जैसे बौद्ध व्यक्ति था आम्र का वर्धन। बौद्ध आम्रकार्धव। ठीक है, बौद्ध तो क्या हो गया? आम्रकार्धव। और शैव वीरसेन। वीरसेन इन दोनों को क्या है? उच्च पदों पर नियुक्त किया। उच्च पदों पर नियुक्त किया। जैसे देखिए सल्तनत काल था। सल्तनत काल में जो गुलाम वंश के शासक थे वो सामान्यतः जो तुर्क मुस्लिम थे उन्हीं को उच्च पदों पर नियुक्त करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने योग्यता के आधार पर नियुक्ति की थी। वैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड ने भी क्या किया कि उच्च पदों पर नियुक्त किसको कर दिया? बौद्ध और शैव को। यानी वो क्या था? एक धर्म सहिष्णु शासक। अब ये क्या है? स्वयं विद्वान था। लेकिन इसके जो दरबार है उसमें क्या थे? 9 रत्न। क्या थे? 9 रत्न, या आप इनको क्या कह सकते हैं? नवरत्न। नवरत्न भी किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ये जो नवरत्न थे, अब आप इनके नाम देख लीजिए क्या क्या हैं। कालिदास, ठीक है, एक आपके धन्वंतरी, ठीक है, एक थे आपके वराहमिहिर। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, शपणक, ठीक है, अमर सिंह, शपणक, अमर सिंह शंकु घटकार पर, एक थे शंकु, एक थे घटकार पर, ठीक है, और एक थे बेताल भट्ट। बेताल भट्ट, और एक का क्या नाम है? वररुचि। वररुचि, ये इनके क्या थे? 9 रत्न। चंद्रगुप्त, देखिए आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भी दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। और इसके बाद जो नवरत्न थे वो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। तो आप इनको देखिए, ये क्या हो गए? इसके दरबार के 9 रत्न। अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब इसके बाद शिक्षा के केंद्र, इसके समय के शिक्षा के केंद्र क्या क्या थे? तो वो थे एक तो पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। शिक्षा केंद्र, इन्होंने जो शिक्षा केंद्र स्थापित करवाए, तो शिक्षा केंद्र इसके समय में क्या क्या थे? पाटलिपुत्र और उज्जैन,
ये इसके समय के क्या हैं? शिक्षा के केंद्र हैं। किसके समय के? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान, क्या? फायान। और फायान ने पुस्तक क्या लिखी है? फो काओ की। फायान की पुस्तक है ये, फो काओ की। क्या है? पुस्तक, या आप कह सकते हैं इसको उसका यात्रा वृत्तांत। क्या कह सकते हैं आप इसको? यात्रा वृत्तांत। ये फायान की पुस्तक है, फो काओ की। इसको आप पुस्तक कह सकते हैं, इसको आप उसका यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। तो ये फायान आया। अब फायान कब आया? तो ये आया 401 एडी से 410 एडी के बीच। दोस्तों फायान के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसका स्पेशल उल्लेख कर रहा हूं कि फायान कैसे आया था? स्थल मार्ग से भारत आया। स्थल मार्ग से क्या है? भारत आया और समुद्र मार्ग से या जल मार्ग से वापस गया। ये तो बात किसकी हो गई? फायान की। फायान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये बात आपसे की है। अब चंद्रगुप्त सेकंड की क्या है? कुछ उपाधियां। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या क्या उपाधियां ली? तो उपाधियां आप देख लीजिए इसकी। एक तो देवराज, एक है परम भागवत, देवगुप्त, परम भागवत, देवगुप्त, परम भागवत हो गई, देवगुप्त हो गई। उसके बाद है इसकी विक्रमादित्य। एक उपाधि मैंने आपको पहले बता दी, शकारी। ठीक है दोस्तों। एक है सिंह विक्रम, एक है नरेंद्र और एक है विक्रमांक। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार। देखिए उपाधियां जरूर ध्यान रखना कि ये इसकी जो उपाधियां हैं, देवराज, परम भागवत, देवगुप्त, विक्रमादित्य, शकारी, सिंह विक्रम, नरेंद्र और विक्रमांक। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये राजस्थान में आरएएस के एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्र फायान किस मार्ग से भारत आया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम कुमारगुप्त की। किसकी बात करेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त की। अब यह किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक और इनकी रानी थी ध्रुव देवी, उसका पुत्र था। एक रानी तो क्या थी? एक रानी थी इनकी कुबेरनागा और एक और रानी थी, उसका नाम क्या था? ध्रुव देवी। तो बात किसकी करेंगे अब हम? कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड है ये क्या है? ये है 412 या 15 एडी से 455 एडी तक। 455 एडी तक। अब जो एक कुमारगुप्त है ये किसका बेटा है? ये चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा है। चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का। ध्रुव देवी। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पत्नी का नाम तो क्या था? कुबेरनागा। और एक अन्य पत्नी और थी जिसका नाम ध्रुव देवी। और भी हो सकता है, लेकिन जो ज्ञात पत्नियां हैं वो ये दो हैं। तो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, मतलब माता पिता। माता पिता इसके कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी। ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो पुत्री है, मतलब किसकी? कुमारगुप्त की जो पुत्री है, ये पुत्री कौन है कुमारगुप्त की? तो ये पुत्री है इसकी सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र तो कौन हो गया? कुमारगुप्त। अब ये कुमारगुप्त जो है इसके सिक्के, सिक्कों पर क्या है दोस्तों? सिक्कों पर अंकन है। अंकन किसका है? सिक्कों पर इसके अगर कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं उनका कार्तिकेय एवं मयूर का अंकन। किसका है? मयूर का अंकन। देखिए इनका जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था, लेकिन कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर किसका अंकन करवाया? कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर करवाया कार्तिक एवं मयूर का अंकन। ठीक है। सर्वाधिक अभिलेख
कुमारगुप्त के ही हैं। कुमारगुप्त के, मतलब जो गुप्त शासक है इसमें सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? कुमारगुप्त के हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों से इसके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है, मतलब कुमारगुप्त ने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। और ह्वेनसांग, देखिए एक तो फायान था और एक क्या था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भी गुप्त काल में आए थे यात्री। इसकी कौन सी किताब थी? CU की, फोकाओ की और CU की। तो फोकाओ की तो किसकी थी? फायान की, फैसेफा। और ह्वेनसांग के अनुसार इसने क्या उपाधि धारण की? ह्वेनसांग के अनुसार इसने उपाधि धारण की। उपाधि किसकी की? शक्रादित्य की उपाधि धारण की। ह्वेनसांग ने कहा कि इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। क्या बनवाया इसने? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए प्राचीन काल का एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध बौद्ध धर्म शिक्षा केंद्र क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी किसने की स्थापना? कुमारगुप्त ने। किसने की? कुमारगुप्त ने। और इसने क्या क्या उपाधियां ली? इसकी जो मुख्य उपाधियां थी वो क्या थी? एक थी इसकी उपाधि महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। एवं दूसरी उपाधि क्या थी? श्री महेंद्र। ये किसकी उपाधि थी? ये थी कुमारगुप्त की। एक उपाधि ह्वेनसांग के अनुसार, ये सिर्फ ह्वेनसांग ने कहा है कि इसने शक्रादित्य की उपाधि भी ली थी। तो ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई कुमारगुप्त की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब बात करेंगे हम कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त की। किसकी बात करेंगे? स्कंदगुप्त की। अब जो स्कंदगुप्त है, तो देखिए स्कंदगुप्त प्रसिद्ध है किस बात के लिए? प्रसिद्ध है कि इसने भी सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनरुद्धार करवाया था। किसके माध्यम से करवाया था वो भी हम देख लेते हैं। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का जो टाइम है वो क्या है? 455 AD से 467 AD तक। ठीक है दोस्तों, 455 AD से 467 AD तक। ये क्या था? ये आपके कुमारगुप्त का पुत्र था। कुमारगुप्त का पुत्र था। ठीक है। और इसने क्या करवाया? पुष्यमित्र और हूणों को पराजित किया। देखिए इसका एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख। इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्कंदगुप्त ने किसको हराया? पुष्यमित्रों एवं स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों एवं हूणों को पराजित किया। हूणों को पराजित किया। ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात कि इसके समय मतलब स्कंदगुप्त ने क्या किया था? जो पुष्यमित्र थे उनको हराया और साथ में हूणों को, जो हूण थे इनका नेता कौन था? इनका नेता तोरमान था। जो हूण थे इनका नेता कौन था? तोरमान। ये खानाबदोश जनजाति थी जो क्या करती थी? राज्यों को लूटती थी, उन पर एकदम से आक्रमण करती थी। तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य पे भी आक्रमण किया कुमारगुप्त के समय। तो स्कंदगुप्त ने इनको हराया। फिर उसके बाद कौन राजा बना? कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजा बना। इसके समय जो सुदर्शन झील है उसका गिरनार के क्या था? सौराष्ट्र जो गिरनार है आपके, वहां का क्या हुआ? नगराध्यक्ष चक्रपालित। तो इन्होंने क्या करवाया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त। ठीक है। एवं सौराष्ट्र गवर्नर तो कौन हो गया? पर्णदत्त। एवं गिरनार
गिरनार नगराध्यक्ष चक्रपालित। गिरनार नगर अध्यक्ष कौन था? चक्रपालित ने क्या करवाया? ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। और ये बात कहां लिखी हुई है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। देखिए ये वही जूनागढ़ अभिलेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भी आया और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उस पर नाम उल्लेख था। रुद्रदामन का भी वही है। एक ही अभिलेख है जिस पर अनेक शासकों की राजाज्ञाएं लिखी गई हैं। तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलती है? इसकी जानकारी की क्या करवाया था? इसका इन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। तो ये तो बात हो गई स्कंदगुप्त की, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम स्कंदगुप्त के बाद अब गुप्त साम्राज्य से जुड़े कुछ साहित्यिक स्रोतों। देखिए ये तो हो गए इसके मुख्य मुख्य शासक जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम शासक श्रीगुप्त था, अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन होते हैं कि प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपके सामने साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। मतलब देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, किसी भी साम्राज्य या किसी भी वंश के इतिहास को जानने के दो अलग अलग स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक स्रोत। तो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं साहित्यिक स्रोत। तो पुराण। अब जो पुराण है तो पुराण में कौन कौन से हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है वायु पुराण, ठीक है। एक है आपका मत्स्य पुराण और एक आपका ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण, इन तीनों से क्या मिलता है? आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये नाटक है। नाटक किसने लिखा? विशाख दत्त ने। किसने लिखा? विशाख दत्त ने। और इसमें जो कहानी है तो वो कहानी किसकी है? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी की। ध्रुव देवी की। कहते हैं कि जो ध्रुव देवी थी ये पहले रामगुप्त की पत्नी थी, फिर इसका शकों ने क्या किया? अपहरण कर लिया। और शकों ने जब अपहरण कर लिया तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का भेष बना करके, मतलब एक स्त्री का भेष बना करके, जो जिस शक ने क्या किया था? इनका अपहरण किया था, उस शक क्षत्रप को क्या है? मार दिया था। और मारने के बाद इन्होंने रामगुप्त को भी मार दिया कि तू अगर अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता तो तू एक राजा होने के लायक ही नहीं है। और फिर इन्होंने ध्रुव देवी से विवाह किया और ध्रुव देवी का भोग किया, इनको अपनी पत्नी बनाया। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का। फिर है आपके, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है मृच्छकटिकम। गुप्त साम्राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है मृच्छकटिकम। किसने लिखा? शूद्रक ने। किसने लिखा? आपके शूद्रक का मृच्छकटिकम है, शूद्रक ने लिखा। अभी जो मृच्छकटिकम है ना, इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या है? मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी, ये तो क्या हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्या है? आम जनजीवन से जुड़ी हुई क्या है? कहानी। आम जनजीवन या जन सामान्य से जुड़ी कहानी है, इसमें से जुड़ा कथानक या कहानी किसमें है? आपके मृच्छकटिकम में। फिर किसकी कहानी है इसमें? चारुदत्त नामक ब्राह्मण। किसकी है? चारुदत्त नामक ब्राह्मण। चारुदत्त ब्राह्मण एवं
चारुदत्त ब्राह्मण एवं वसंत सेना नामक गणिका, एवं वसंत सेना नामक गणिका की कहानी है। देखिए क्या होता है, चारुदत्त ब्राह्मण एक उच्च वर्ण का व्यक्ति होता है और वसंत सेना क्या होती है, गणिका होती है, एक वेश्या होती है। तो क्या होता है, इसको चारुदत्त ब्राह्मण को क्या है, इससे प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद आम जन जीवन में, जन सामान्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए कि एक उच्च वर्ण के ब्राह्मण को एक वर्ण रहित स्त्री यानी गणिका, जिसका कोई वर्ण भी नहीं है, क्योंकि इस पेशे के लिए कोई भी वर्ण निर्धारित नहीं किया गया था, उससे क्या हुआ, प्रेम हुआ। उसके बाद इनको क्या क्या समस्याएं हैं वो सब क्या है इसमें मृच्छकटिकम में है। अब अगर आपको इतनी जानकारी इनके बारे में प्राप्त करनी है तो आप मृच्छकटिकम खुद स्वयं खरीद करके पढ़ सकते हैं। तो ये मिट्टी की गाड़ी हो गई। अब देखिए इसके जो नायक है ना, इसका जो नायक है वो राज परिवार से इतर है, राज परिवार से इतर। देखिए इस समय क्या होता है, गुप्त काल में ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो किसके लिए बनाई गई हैं, राज परिवारों के लिए, यानी राजाओं को उसमें नायक के तौर पे प्रस्तुत किया गया। लेकिन ये जो मृच्छकटिकम है ये इतनी इंपॉर्टेंट रचना इसीलिए हो जाती है कि इसमें जन सामान्य की बात की गई है। तो ये आप स्क्रीनशॉट चाहें तो इनका ले लीजिए, फिर हम और आगे इनके बारे में बात करेंगे। अपने वात्स्यायन का कामसूत्र, कामंदक के नीतिसार, इन सब की बातें भी हम करेंगे। अब बात करते हैं कामसूत्र, और कामसूत्र किसका, आपके वात्स्यायन का। वात्स्यायन का कामसूत्र किसने लिखा, कामसूत्र वात्स्यायन ने। कामसूत्र किसने लिखा, वात्स्यायन। वात्स्यायन इसमें क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन की वर्णन है। किसका है, गुप्तकालीन ग्रामीण एवं नगरीय जीवन, गुप्तकालीन समाज एवं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन, नगरीय जीवन किसमें उल्लेख है, कामसूत्र के वात्स्यायन में। अब बात करते हैं हम कालिदास की। देखिए कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। किसको कहा जाता है, आपके कालिदास को, भारत का शेक्सपियर। अब कालिदास जो है इन्होंने कई नाटक लिखे, तो कौन कौन से लिखे आपके, इन्होंने लिखे रघुवंश, ठीक है, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार। इसके अलावा इन्हें विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्या है इन्होंने लिखी, ये किसने लिखी, आपके कालिदास ने लिखी। तो ये आप स्क्रीनशॉट लें एक बार। फिर बात करेंगे हम नीतिसार, और नीतिसार किसका, आपके कामंदक का नीतिसार। अब जो कामंदक है, कामंदक ने नीतिसार लिखा, उसमें नीतिसार किसने लिखा, कामंदक ने। ये सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए 4 यहां पे पुस्तक दे दी, लेखक दे दिए, अब पुस्तक दे दी, लेखक दे दिए, और उनको क्या करेंगे, मिलान करवा लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, पुस्तकों के बारे में क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है। या फिर कोई सीधा दे दिया नीतिसार लिखा था, तो किसने लिखा, कामंदक ने। अब इसमें किसकी है, गुप्तकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था,
देखिए किताब का नाम भी क्या है, इसमें है नीतिसार। किताब का नाम क्या है, नीतिसार, यानी गुप्त प्रशासन जो नीतियां थी उनका क्या इसने सार बता दिया आपको। आगे है आर्य मंजूश्री कल्प, आर्य मंजूश्री कल्प। अब ये जो आर्य मंजूश्री कल्प है ये क्या है, ये संस्कृत में लिखित महायानी ग्रंथ है। क्या है ये, संस्कृत में लिखित एक बौद्ध ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ भी कौन सा, महायान शाखा का, महायानी बौद्ध ग्रंथ, संस्कृत में लिखित महायानी बौद्ध ग्रंथ। और इसमें क्या है, गुप्त शासकों के उल्लेख है, गुप्त शासकों के उल्लेख। क्या मिला है इसमें, आर्य मंजूश्री कल्प में गुप्त शासकों का उल्लेख। और दो किताबें मैंने आपको बताई दी आपके, फायान और ह्वेनसांग, फायान और ह्वेनसांग। इसकी क्या थी आपकी, फो काओ की, और इसकी क्या थी, सी यू की। फायान के लिए मैंने आप ही को बता ही दिया, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया। कब आया, 401 एडी से लेकर के और 410 एडी के बीच में रहा। समुद्रगुप्त के समय आया 401 से 410 एडी के बीच में हिंदुस्तान में ये रहा। और इसने क्या किया था, इसने गुप्त समाज के बारे में लिखा। और ये तो किस लिए आए थे, बौद्ध धर्मों का अध्ययन, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आया था। तो ये हो गए इसके साहित्यिक स्रोत। अब बात करते हैं इसके पुरातात्विक स्रोतों की। किसकी बात करेंगे अब, पुरातात्विक स्रोतों की। अब देखिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, प्रयाग प्रशस्ति, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके, प्रयाग प्रशस्ति। अब जो प्रयाग प्रशस्ति उसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें सारी बताई दी है कि समुद्रगुप्त के समय स्थित हुई थी, हरिसेन ने इसको लिखा था, तिलभट्टकेन ने स्थापित किया था, वो सब मैंने आपको पहले ही समुद्रगुप्त के समय में बता दिया। अब प्रयाग प्रशस्ति के बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली स्तंभ अभिलेख, मेहरौली स्तंभ लेख। ये कहां पे है आपके, दिल्ली में। मेहरौली कहां पे है, दिल्ली में है। इसके बाद देखिए जिनकी हमने पहले बात कर ली उनकी हम यहां बात नहीं करेंगे। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ये वही हो गया आपके सुदर्शन झील से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद है आपके सामने कुमारगुप्त का भिलसद अभिलेख, कुमारगुप्त का भिलसद अभिलेख। और मैंने भिलसद अभिलेख में बताया है कि ये समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के बारे में बताता है, भिलसद अभिलेख। अब इसने क्या बताया, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का जो उल्लेख है वो भिलसद, मैंने वहां पे समुद्रगुप्त के टाइम पे आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके बाद भानुगुप्त का एरण अभिलेख। देखिए ये है इंपॉर्टेंट अभिलेख, एरण अभिलेख। अब यह इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, यह है इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। देखिए सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य इसमें मिलता है। जो भानुगुप्त था इसका सेनापति था, के सेनापति, इसमें मैं आपको अच्छे से जानकारी दे रहा हूं इसकी, सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख। देखिए जो गोपराज है
उसकी क्या हुई, पत्नी है, तो वो क्या हुई, गोपराज। मान लीजिए युद्ध में क्या हुआ, मारा गया, तो उसकी मृत्यु पर गोपराज की पत्नी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। अब बात करेंगे हम इसके बाद प्रभावती गुप्ता के पूना अभिलेख, पूना ताम्रपत्र लेख की। प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख। और ये पूना ताम्रपत्र लेख इसने क्या कह दिया, इसने बता दिया कि एक तो समुद्रगुप्त का विवाह हुआ, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड एवं ध्रुव देवी के विवाह का उल्लेख। तो ये सब थे आपके सामने गुप्त साम्राज्य से संबंधित पुरातात्विक स्रोत। बाकी सबके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जिसके बारे में नहीं बताया था वो ये था भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। और ऐरण अभिलेख जो है वो क्या है, उसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। इसके अलावा भी काफी सारे अभिलेख है, जैसे कुमारगुप्त का करमदंडा अभिलेख हुआ, तो करमदंडा अभिलेख में उसको क्या बताया, शरदकालीन सूर्य की भांति, मतलब सर्दी में सूर्य जितना आत्मिक लगता है वैसा ही कुमारगुप्त को बताया। देखिए बहुत सारे अभिलेख है, लेकिन जो हमारे अनुसार और हमारी परीक्षाओं के स्तरों को देखते हुए सामान्य परीक्षाओं के लिए, देखिए इतिहास की अगर विशेषज्ञों की परीक्षाएं होंगी तो उसमें बहुत सारे अभिलेख आ जाएंगे, लेकिन सामान्य परीक्षाओं में सामान्यतया इन सभी के बारे में ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई आपके सामने गुप्त साम्राज्य में राजनीति की और उनके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की। दोस्तों अगले वीडियो में हम गुप्त प्रशासन और गुप्तकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, इन सब की बात करेंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट भी करना। आप हमारे चैनल CMI पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, आप घर पे रहिए, घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास हम कर रहे हैं और आपसे सिर्फ इतनी सी आशा है कि आप हमारे इन प्रयासों को बल देते रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।